आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। देखिए, सरकार जो भी काम करती है वो कानून के दायरे में करती है और कानून के दायरे से बाहर जाके सरकार को कोई कार्य करना भी नहीं चाहिए। तो मेरा ये एक जो समझ है इस विषय पे वो यही है कि क्या कहते हैं, सरकार ने अगर कोई कार्य करा तो कानून के दायरे में क्या होगा, उसको देखना चाहिए कि भाई किस तरीके से उन्होंने अवैध स्ट्रक्चर हटाएं, किस तरह से नहीं हटाएं। अगर कुछ लोगों को लगता है कि ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और देश की समस्या का समाधान हो जाएगा, तो ऐसे लोगों की बात सुनने में भी क्या हर्ज है, मुझे ये समझ नहीं आता कि हिंदू का मतलब क्या होता है। हिंदू का मतलब होता है सेकुलर। सही मायने में वही व्यक्ति सेकुलर है जो हिंदू है। आप भारत का इतिहास उठा के देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अगर बात की जाए, आज यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी जिसमें बहुत सारी बातें की, संविधान से रिलेटेड हो या फिर मेवात या मणिपुर की बात हो, इस तरह की हिंसाओं की बात हो, या उसके अलावा 25 जो इनकी तरफ से मांगे की गई हैं उनकी बात हो, हिंदू राष्ट्र के संगठन की बात चल रही है, साथ में चुनाव की बात चल रही है। इन्हीं सब बातों पे बात करने के लिए आज हमारे पास साथ है हाई कोर्ट के एडवोकेट मिस्टर नीरज नक्षत्र चौहान जी। तो आइए उनसे जान लेते हैं, जिस तरह से मेवात में अभी पीछे आगजनी हुई या दंगे हुए, उसके बाद वहाँ पे जो अवैध कंस्ट्रक्शंस थे, मकान बने थे या दुकानें बनी थी, उन पे जो बुलडोजर चला वो कहाँ तक से? देखिए, सरकार जो भी काम करती है वो कानून के दायरे में करती है और कानून के दायरे से बाहर जाके सरकार को कोई कार्य करना भी नहीं चाहिए। अवैध स्ट्रक्चर जो बनाए जाते हैं उसके लिए सरकार के पास एमसीडीज़ के बहुत सारे लॉज हैं, क्योंकि अवैध स्ट्रक्चर जो है मतलब कोई व्यक्ति उसमें मर सकता है, भूकंप आने पे गिर सकता है, अगर कोई नुकसान होगा तो सरकार उसको मुआवजा भी नहीं दे सकती। तो मेरा ये एक जो समझ है इस विषय पे वो यही है कि क्या कहते हैं, सरकार ने अगर कोई कार्य करा तो कानून के दायरे में क्या होगा, उसको देखना चाहिए कि भाई किस तरीके से उन्होंने अवैध स्ट्रक्चर हटाएं, किस तरह से नहीं हटाएं। लेकिन हाँ, अवैध स्ट्रक्चर नहीं बनने चाहिए, क्योंकि अवैध स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि भू माफिया ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ठीक है, जो इस समय रेत माफिया है, ठीक है, और जो मतलब इस तरह कई सारे माफिया जो हैं, इनका पूरे गठजोड़ है, ये एक व्यवस्था को ख़राब करने का काम करते हैं। तो इसलिए अवैध स्ट्रक्चर हटाने तो इसके ऊपर कोई विशेष टिप्पणी नहीं है, लेकिन हाँ, सरकार को कानून के दायरे में सारे काम करने चाहिए। जिस तरह से आज हिंदुत्व को लेकर, हिंदू राष्ट्र को लेकर यहाँ पे धरने पे बैठना था, आप लोगों ने परमिशन नहीं मिली है, लेकिन उसके हिसाब से देखा जाए, अगर आप काम ही, जैसे अंदर बोला गया कि काम ही कर रहे हैं हम बीजेपी के लिए या मोदी के लिए, तो उसके बाद ऐसी क्या वजह है? क्या सरकार में कहीं ना कहीं इतना करप्शन है कि बहुत सारे लोगों को जो अनदेखा किया जा रहा है? कानून व्यवस्था क्या इतनी उथल पुथल हो रखी है कि जो न्याय मांगो न्याय ही नहीं मिलता, परमिशन मांगो परमिशन नहीं मिलती? क्या वजह? देखिए, हर सरकार की अपनी मजबूरी है। अब इस सरकार की मजबूरी क्या है, ठीक है, इस चीज़ का तो पूरी तरह से जनता को, समाज को, जो हमारे मीडिया कर्मी हैं उनको पूरा एक विश्लेषण करना चाहिए, पूरा अवलोकन करना चाहिए कि देखिए, एक चीज़ समझ नहीं आती कि अगर भारत के अंदर मांग नहीं होगी हिंदू राष्ट्र की, तो फिर कहाँ होगी? पाकिस्तान में होगी, बांग्लादेश में होगी, इटली में होगी, कहाँ होगी? अगर कुछ लोगों को लगता है कि ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और देश की समस्या का समाधान हो जाएगा, तो ऐसे लोगों की बात सुनने में भी क्या हर्ज है, मुझे ये समझ नहीं आता। अगर बात कर रहे हैं आप हिंदू राष्ट्र की, ये मेरे जहन में सवाल हमेशा आता है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र बन भी जाता है, जो और धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं उनका क्या? देखिए, ये बात बहुत अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है कि हिंदू का मतलब क्या होता है। हिंदू का मतलब होता है सेकुलर। सही मायने में वही व्यक्ति सेकुलर है जो हिंदू है। आप भारत का इतिहास उठा के देखें, हज़ारों साल में जितनी भी प्रताड़ित जो माइनॉरिटीज़ थी, भारत ने उनको शरण दिया। लगभग 2-2.5 साल पहले यहूदी इस देश में आके कश्मीर में बस गए। जब पूरी दुनिया उनको मार रही थी तो यहाँ सुरक्षित थे वो। जब पारसियों पे पूरी दुनिया में अटैक हुआ तो वो यहाँ सुरक्षित थे। और भी जितनी भी अदर्स कम्युनिटीज़ थी जिनको पूरी दुनिया में लगा कि नहीं, शायद हम नहीं रह सकते, कहीं हमारे लिए कोई स्थान नहीं बचा है, तो वो भारत में आए। क्यों? क्योंकि भारत जन्म से सेकुलर है और ये हमारे मतलब धर्म में, ये हमारे खून में है कि हम सह अस्तित्व में जीना चाहते हैं, हम आपके साथ, आपके सहयोग के साथ जीना चाहते हैं। तो ये सोचना कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मतलब सब लोग कहाँ जाएंगे, ये मतलब ये ऐसी बात है, हंसी आती है इसके ऊपर कि मतलब इतनी मूर्खतापूर्ण बात है। अरे जिस देश ने हज़ारों साल से आपको अपने बड़े प्रेम से साथ रखा, भाई की तरह माना, आप देखिए यहाँ पर टाटा बिरला कौन है? पारसी समुदाय से आते हैं। अजीम प्रेम जी कौन है? किस समुदाय से आते हैं? ये दो इस देश के खरगपति बन गए, अरबपति बन गए, और यहाँ तक कि पूरे दुनिया की जो नंबर 1 लिस्ट है अरबपतियों में, उसमें गिने जाते हैं। तो यहाँ पे किसी का अधिकार छीनने की बात नहीं है।
वास्तविकता में क्या है कि ये जो एक हिंदू की सेकुलर जो सोच है, अगर ये ख़त्म हो गई तो मैं मानता हूँ कि शायद फिर बहुत मुश्किल सोच एक्चुअल में सर ये हिंदू की नहीं है, ये सोच जो है वो पूरे देश की है, पूरे भारत की है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हिंदुत्व की बात आती है, जैसे कि मैंने बात की हिंदुत्व की बात आती है, तो कहीं ना कहीं ये जो और धर्मों के लोग हैं शायद उनके दिमाग में कहीं आता होगा हमें निकाला जाएगा, हमें निकाला जाएगा, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो डर जो खौफ है वो किसी और तरीके से निकलता हो। देखिए, धर्म की अगर बात करेंगे तो हिंदू भी धर्म नहीं है, मैं आपको बताऊं। बाकी धर्मों की तो बात छोड़ दीजिए, धर्म तो एक ही है पूरी दुनिया में सबका, सिर्फ मानवता। और मानवता से चलने वाले अगर कोई लोग हैं तो वो हम लोग हैं। जितना मानवता का, भाईचारा का, प्रेम भाव का संदेश हम लोगों ने दिया, शायद ही समाज में किसी ने दिया हो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो लोगों के मन का वहम है उसको दूर करना चाहिए। ये आपस की बातचीत से हम इसे ख़त्म कर सकते हैं। अगर मन में कोई डाउट्स है तो डाउट्स को क्लियर किया जा सकता है, लेकिन अफवाह बना के समाज में एक डर का माहौल पैदा करना, मैं कहता हूँ ना तो ये एक जिम्मेदार या ना मतलब पत्रकारिता की वो है, क्या कहते हैं, तरीका, और ना ही क्या कहते हैं देश के नेताओं का है। तो अफवाह का माहौल ना होना है, डर का माहौल ना होना है, एक खुली चर्चा का मंच बना है। क्योंकि भारत का अगर आप इतिहास पढ़ें तो आप देखते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े शस्त्रास्त्र हुए, जहाँ पे हज़ारों लोग बैठते थे, डिस्कशन करते थे। डिस्कशन करेंगे ना, क्या दिक्कत है, समाधान निकालेंगे इन चीज़ों का। अपनी ही सरकार में अगर कोई नेता करप्शन करता है, करप्टेड होता है, तो उसके लिए जो पार्टी है उसको क्या करना चाहिए? क्या लगता है कि सबका जो आम नागरिक के लिए कानून है वो उनके लिए भी होना चाहिए? देखिए, बड़े शर्म की बात है कि जैसे ही नेता बनते हैं अपने लिए विशेष कानून बना लेते हैं। पार्लियामेंट्स के नेताओं के लिए विशेष कानून, विधानसभा के नेताओं के लिए विशेष कानून, अपने आप को पब्लिक से बिल्कुल काट देते हैं, पब्लिक से मिलना जुलना ही बंद कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि जब कोई नेता करप्शन करता है तो कोई आवाज़ उठाने जाता है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। करप्शन इस देश का एक ऐसा जहर है कि किसी भी समाज को ख़त्म करना हो, जैसे लकड़ी को घुन खा जाती है पूरी, उसी तरह से करप्शन पूरे देश को खाता है। तो ऐसा कोई भी नेता जो करप्शन करता है, मैं कहता हूँ उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, उसकी 100% संपत्ति जब्त होनी चाहिए और उसको सीधे जेल भेज देंगे आजीवन। और जितने भी उसके रिश्तेदार या उसके मित्र इस करप्शन में शामिल हैं, सबकी संपत्तियाँ 100% जब्त होनी चाहिए और उन्हें बिल्कुल भी माफ़ी नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस देश के लोगों ने आपके ऊपर भरोसा करा कि आप उनके कल्याण के लिए काम करेंगे, आपने उन्हीं के लोगों का पैसा को गबन करके आपने क्या करा? करप्शन करा, घोटाले करे, और ये घोटाले मैं ठीक नहीं मानता। बात की जाए लव जिहाद की, उसके साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अभी एक बहुत बड़ा कानून हुआ है कि जो माइनर एज के हैं, जो बालिग नहीं है, उनको लिव इन में रहना जो है वो गैर कानूनी है। तो क्या लगता है इसके बाद क्या जो हमारे जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं सही रास्ते पे आएंगे? देखिए, हमारी जो एक सामाजिक सोशल वैल्यूज़ हैं, जो हमारी नैतिक मान्यताएं हैं, उनको चैलेंज कर करके कुछ ऐसे कानून और लॉज बना दिए गए हैं जो समाज में आज एक बहुत बड़ी समस्या का उत्पन्न कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि सभी लोगों को एक बार ध्यान से दोबारा इसका पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए और उनको ये देखना चाहिए कि इसका समाज पे इम्पैक्ट क्या हुआ। क्योंकि हम सिर्फ कुछ लोगों के निजी स्वार्थ के लिए, निजी जीवन के लिए पूरे समाज के मूल्यों का बलिदान नहीं दे सकते। क्योंकि किसी भी देश के लिए उसके देश का समाज महत्वपूर्ण मायने रखता है, तो उनकी मान्यताएं बची रहें और मान्यता इस तरह से बचें कि सबके जीवन में जो उनके अधिकार हैं, स्वतंत्रता के, अभिव्यक्ति के, जीवन जीने के, राइट टू लिविंग के, वो उसको पूरा कर सकें। लेकिन ऐसे भी नहीं देना चाहिए कि पूरा समाज ही खतरे में पड़ जाए। तो इसके ऊपर तो पुनर्मूल्यांकन होने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों पर। और रही बात लव जिहाद की, तो देखिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि बहुत दुखद की बात है कि हमारे देश में इस तरह की घटना सामने आती है कि किसी व्यक्ति को अपना मत और मजहब छुपाकर ये दिखा के कि नहीं वो उस मत मजहब का नहीं है, और किसी व्यक्ति किसी जो लड़की है उसको बरगलाते हैं, उसको प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, बाद में फिर उसको धर्मांतरण के रैकेट में फंसाया जाता है और फिर उनकी जो अपनी मान्यता है अपने मजहब के हिसाब से, तो उसको हलाला जैसी कुप्रथाओं की तरफ धकेला जाता है और भी मुता की तरफ मुड़ा जाता है। तो शर्म आती है कि एक स्त्री, जब हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और बेटी के साथ इतना अन्याय इस देश में। अगर आप सच में प्रेम करते हैं तो अपनी आइडेंटिटी उजागर कीजिए, आप अपने को बताइए कि हाँ आप इस योग्य हैं कि मैं आपको वर्ण कर सकता हूँ। बिना अपनी योग्यता बताए, अपनी आइडेंटिटी छुपाए, ये वरणता करने का जो तरीका है, इसको मैं गलत मानता हूँ। ये नहीं होना चाहिए पूरे देश में। मैं कह रहा हूँ योग्य स्त्री और पुरुष, चाहे वो किसी भी मत मजहब को मानते हों, अगर उनके विचार में समानता है, वो शादी करें, विवाह करें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है।
लेकिन धोखे में रखकर अगर ये किया जाता है तो ये इस देश का सबसे बड़ा अपराध है। ये इस देश की स्त्री जाति के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। जैसे लव जिहाद वाली बात हो रही है तो इसमें जैसे बहुत सारे ऐसे अभी पीछे जो हैं किससे आप कह सकते हैं कि जो है समाचार निकल के आ रहे हैं कि साक्षी को मार दिया गया, उससे पहले मार दिया गया। तो क्या ये एक एम है कि हिंदू लड़कियों को बहला फुसला के अपने मैं करो, पहले उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाओ, अगर वो नहीं मानती है धर्मांतरण के लिए तो उनको मार दिया जाए? तो क्या ये कहाँ तक से लगता है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं हमारे देश में जो हो रही हैं कहाँ तक से? ये बिल्कुल भी सही नहीं है और मैं ये कहना चाहता हूँ इतना कठोर कानून आना चाहिए कि इनको ज़िंदगी भर के लिए जेल में डाल देना चाहिए। आखिर इस देश के किसी समाज को ऐसा करना क्यों पड़ रहा है? ठीक है, इस समाज को सोचना पड़ेगा कि आप इस तरह की स्थितियाँ पैदा ना करें जिससे क्या कहते हैं दो समाज के बीच में वैमनस्य भाव बढ़े। इस तरह की घटना जब सामने आती है तो समाज के बीच में वैमनस्य भाव बढ़ता है। आप किसी का जीवन नहीं छीन सकते। आपने ठीक है, आपने निकाह करा या लव जिहाद करा, जो भी करा, लेकिन आपको हत्या करने का राइट किसने दे दिया? आपने पहले गलत किया और आप उस गलत के बाद और ज़्यादा गलत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ फांसी पे चढ़ा देना चाहिए और बीच चौराहे पे इन लोगों को फांसी देनी चाहिए और एक मिसाल देनी चाहिए कि हम इस देश की स्त्री जाति के साथ में जो गलत हो रहा है हम उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने कुछ विषयों पर बात की एडवोकेट नीरज जी के साथ। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा, धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।